हेलो एवरीवन। आज हम कृतिका भाग 2 के अंतर्गत कक्षा 10 में साना साना हाथ जोड़ी चैप्टर का अध्ययन करेंगे। इसके लेखिका मधु कांकरिया हैं। प्रस्तुत पाठ में साना साना हाथ जोड़ी में पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गैंगटोक, जिसे गंगटोक के नाम से भी जानते हैं, इसमें हिमालय की यात्रा का वर्णन है। हिमालय के अनंत सौंदर्य का ऐसा अद्भुत वर्णन लेखिका ने किया है कि मानो हिमालय का पल पल परिवर्तित सौंदर्य हम अपनी आंखों से निहार रहे हों। इस यात्रा वृत्तांत की विशेषता यह है कि लेखिका अपने सामाजिक दायित्व के प्रति भी सजग है और मेहनतकश इंसानों के प्रति उसके मन में सम्मान का भाव है। लेखिका ने देखा कि आसमान जैसे उल्टा हो पड़ा था। सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह? वह रात में जगमगाता गैंगटोक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था। सुबह शाम रात, और वह रहस्यमय सितारों से भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी। कुछ इस कदर कि उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था, और थी अति इंद्रियता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। धीरे धीरे एक उजास उस शून्य से फूटने लगा। एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी गर्दो प्रार्थना, हामरो जीवन तिमरो को सैली। छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आँख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की ही तरह भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे। कंचनजंगा ना दिखनी थी ना दिखी, पर सामने ही रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूँ। बहरहाल गैंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। युमथांग यानी घाटियाँ। सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी। जगह जगह गदराए पाइन और धूपी से खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे। एक जगह दिखाई दी एक कतार में लगी सफ़ेद बौद्ध पताकाएं, किसी ध्वज की तरह लहराती, शांति और अहिंसा की प्रतीक। ये पताकाएं जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नार्गे ने बताया, यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब किसी भी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता। ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएं लगा दी जाती थी और वे रंगीन होती हैं।
नार्गे बोलता जा रहा था। उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी तस्वीर देखी थी। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, इस जगह का नाम है कवि लॉन्ग स्टॉक। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चीज के वंशन लेप्चाओं के शोमेन से कुंजतेग के साथ संधि पत्र पर यहीं हस्ताक्षर किए थे। उन रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। यह क्या? नार्गे कहने लगा, मैडम ये धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्या चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी ही हैं। रास्ता साफ था। हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बोने से दिखाई देते नेपाली ओझल हो रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ सामने आने वाला था। ना जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थाटनियों का काम में हिमाचल पल पल परिवर्तित हिमालय। और देखते देखते रास्ते वीरान, संकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी। वादियां चौड़ी होने लगी। बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हों। लेखिका कहती हैं कि मैं मौन थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी कि इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं, पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। मैं जीप की खिड़की से बाहर अपनी गर्दन निकालकर कभी आसमान के छूते पर्वतों के शिखर को देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपातों को, तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती चांदी की तरह कौन मारती बनी ठनी तिस्ता नदी को। मेरे नगपति, मेरे विशाल, मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए कि तभी जीप एक जगह रुकी, खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ। ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फैन उगलता झरना। इसका नाम था सेवन सिस्टर वाटरफॉल। फ्लैश चमकने लगे। सभी सैलानी इस खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे। आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी में नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। मन काव्य में हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना। उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझे जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा है। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बन बहने लगी हूँ। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गईं। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार। पर जितेन मुझे ठेलने लगा, आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे। चित्र लिखित सी में
माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों से देखती जा रही थी। प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन के रहस्यों का उद्घाटन पर तुली थी। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी। अब वहां पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं में आते छाया पहाड़ थे। आश्चर्य, पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित होता है। सतत प्रवाहमान झरने, नीचे वेग से बहती तीस्ता नदी। लेखिका को पहली बार एहसास हुआ कि जीवन का आनंद यही है, चलायमान सौंदर्य। संपूर्णता से उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी। आगे लेखिका देखती है कि कुछ आदिवासी युवतियां और उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव और इन तोड़ती पत्थर पहाड़नों को के हाथों में पड़े ठाठे एक की कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी ही है। सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। और तभी मेरी सहयात्री मणि और जितेन मुझे खोजते खोजते वहां आ गए और मुझे गमगीन देख जितेन कहने लगा कि ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें आप कहीं भी देख लेंगे। पहाड़ों की सुंदरता को देखिए जिसके लिए आप यहाँ आए हैं। ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन के प्रति संतुलन भी है। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन बता रहा था, अब हम हर मोड़ पर हेयरपिन बेंट लेंगे और तेजी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयरपिन बेंट के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा कि 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया, हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ा, मैडम ये मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है। यहाँ मैदान की तरह कोई आपको चिकना बर्फीला नहीं मिलेगा। यहाँ का जीवन कठोर है। नीचे तराई में ले देकर एक ही स्कूल है, दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में पढ़ने जाते हैं। थोड़ा और आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी सामने थी। थोड़ा और आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, वी केयर मैन ईटर अराउंड। पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखे। काले काले ढेर सारे याक, पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक। सूरज ढलने लगा था। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थीं। उनके सिर पर लकड़ियां और भारी भरकम गट्ठर थे। यूमथांग पहुंचने के लिए हमें रात कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। नीचे फिर एक दृश्य ने मुझे अपनी ओर खींचा। नीचे चाय के हरे भरे बागानों में कई युवतियां बोकू पहने, जो सिक्किमी परिधान होता है, चाय की पत्तियां तोड़ रही थीं। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बखेर रहा था कि मंत्रमुग्ध सी मैं चीख पड़ी थी। इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असह्य था। यूमथांग पहुंचने के लिए हमें रात में लायुंग में पड़ाव लेना पड़ा। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग। सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहाँ निश्चिंत सो रही थी। हम उसी लायुंग में ठहरे थे, तीस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में। मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तीस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई।
आगे लेखिका बताती हैं, अंधेरा होने के पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तिस्ता नदी की धार तक पहुंची। बहते पानी को अपनी अंजुलि में भरा तो अतीत भीतर धड़कने लगा। स्मृति में कौंधा और यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। क्या संकल्प करूं? पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। भीतर थी एक प्रार्थना, एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हलाहल, सारी तामसिकताएं बह जाएं इसी बहती धारा में। रात धीरे धीरे गहराने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने और उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया तो देखते देखते एक आदिम रात्रि की महक से परियों की कहानी सी मोहक और वे रात महक उठी। लायूं की सुबह बेहद शांत और सुरम्य थी। तिस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कलकल कर बहती हुई। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू और धान की खेती और दारू का व्यापार था। सुबह में अकेले ही टहलने निकल गई। वहीं घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है। यदि आपको स्नोफॉल देखनी है तो आप कटाव चली जाएं। कटाव यानी भारत का स्विट्जरलैंड। कटाव जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। कटाव जो लायूं से 500 फीट ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफ़र था। वह नवयुवक मुझे बता रहा था और उसकी घरवाली और छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकता से देख रही थी। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफ़र कटाव की ओर। कटाव का रास्ता और खतरनाक था और उस पर धुंध और बारिश। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियाँ, सब पर बादलों की परत, सब कुछ बादल में। बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप खतरनाक रास्तों के एहसास में हमें मौन कर दिया। करीब आधे घंटे के बाद धुंध छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। नार्गे उत्साहक होकर कहने लगा, कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मेरी सहेली मणि स्विट्जरलैंड घूम आई थी। उसने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और ना ही इतना सुंदर। हम कटाव के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। मेरे पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। एकाएक जितेन ने पूछा कि कैसा लग रहा है। मैंने जवाब दिया, राम रोचो, यानी बहुत अच्छा लग रहा है। हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे थे। यहाँ बर्फ सर्वाधिक थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ। ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद कर रहे थे। लेखिका के पांव झनझन करने लगे थे। मन वृंदावन हो रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे भीतर देवता जाग गए हों। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भर देखूं, पर मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, लेकिन कटाव में युमथांग और झागू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। सभी फोटो खिंचाने में लगे हुए थे और सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रहे थे। और तभी लेखिका के दिमाग में कौंधा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। मैंने मणि से पूछा, क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता? पर मणि उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिमशिखर जल स्तंभ हैं पूरे एशिया के। देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और
गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मस्ती है तो ये ही बर्फशिलाएं पिघल पिघल कर जलधारा बन हमारे सूखे खंडों को तरावट पहुंचाती हैं। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा ये सफ़र थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियाँ। ध्यान आया ये बॉर्डर एरिया है, थोड़ी दूरी पर ही चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा कि इतनी कड़कड़ाती ठंड में उस समय तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था। आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। वह हंस दिया, एक उदास हंसी। आप चैन की नींद सो सकें इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। फेरी भैटूला, फिर मिलेंगे। कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर दिखी एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में बैसाख के महीने में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगते हैं, हमारे ये जवान पौष और माघ में भी, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तैनात रहते हैं। ऐसे सैनिकों को लेखिका अपने मन से नतमस्तक हो जाती हैं और उन्हें मन में सलाम करती हैं। युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था। सुनकर बहुत अच्छा लगा। जब हम जीप में बैठने को हुए कि तभी पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मणि ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। लेखिका ने कहा, क्या विस्मय और अविश्वास से मैं उसे सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी और कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है। खैर, लेखिका इन बातों को छोड़ती हुई वो आगे बढ़ती हैं। लौटते समय जब वो जीप से जा रही थी तो जितेन नार्गे जो उनका गाइड था वो उन्हें तरह तरह की बातें सिक्किम के गैंगटॉक के बारे में जानकारियां देता रहा। उसने बताया, करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम, इसे खेदुम कहते हैं। ये पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी करता है उसकी मृत्यु हो जाती है। लेखिका ने पूछा, तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? उसने जीभ निकालते हुए तुरंत कहा, नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं। इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे, तभी गैंगटॉक इतना सुंदर है। लेखिका ने कहा, गैंगटॉक नहीं मैडम, गंतोक कहिए। इसका असली नाम गंतोक है। गंतोक का मतलब होता है पहाड़। मैं कुछ पूछती कि वे फिर चालू हो गया। मैडम, युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। ये तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इन्हें टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखिए, अभी भी रास्ते बन रहे हैं। हाँ, रास्ते अभी भी बन रहे हैं। नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। मन ही मन लेखिका ने ऐसा सोचा और जीप आगे बढ़ने लगी। तो यहाँ पर बच्चों इस पूरे चैप्टर का मैंने आपको एक्सप्लेन किया है और इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ कठिन शब्द हैं जिनका आपको ध्यान से अध्ययन करना है, क्योंकि इन शब्दों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मुझे आशा है ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इस चैप्टर में कहीं और डाउट है तो वो बाद में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।